हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से बनने वाले प्रश्नों को क्लियर करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो फटाफट से अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भाषण और विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 में, बी है अनुच्छेद 20 में, सी है अनुच्छेद 21 में और डी है अनुच्छेद 22 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और उसमें कुल मिलाकर के कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 6 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं तो इनमें सबसे पहले वर्णन किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता का। नंबर 1 पर वर्णन किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता का। दूसरे में कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का संघ यानी कि संगम बनाने की स्वतंत्रता, आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हैं लेकिन जो कैसा हो, इस प्रकार का ना हो जो कि जो है समाज में कुरीतियों को बढ़ावा दे, सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दे, ऐसे संघ नहीं बना सकते हैं। अपितु आप ऐसे जो समाज के लिए हितकर हों ऐसे संघ को बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। सैन्य संगठन और पुलिस बल संघ नहीं बना सकती है, इसके लिए भी आप याद रखेंगे। तृतीय स्वतंत्रता दी गई है कि आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। और चौथी स्वतंत्रता है कि आप अपनी जो है किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, आजीविका प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पर भी स्थायी रूप से आप निवास स्थान अपना निर्धारित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सिखों को जो कटार वगैरह रखने की स्वतंत्रता दी गई है वह भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो यहाँ पर आंसर करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 ए में, बी है अनुच्छेद 19 ए में, सी है अनुच्छेद 14 में और डी है अनुच्छेद 25 में। तो अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का जो है अधिकार दिया गया है कि शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 ए में किया गया है। और ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में समानता का वर्णन किया गया है और ये समानता किसके समक्ष होगी? तो विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म और आचरण को मानने की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 25 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 से, बी है अनुच्छेद 23, सी है अनुच्छेद 24 और डी है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त करने के लिए कौन सा अनुच्छेद लाया गया है? अनुच्छेद 17 लाया गया है। अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर हमें बोलने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित की गई हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव बलात् श्रम दुर्व्यापार प्रतिषेध, यानी किसी भी प्रकार से मानव से दबाव में आकर के उससे कार्य नहीं करवाया जाएगा और उससे जो है किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 24 के अंतर कहा गया है, अनुच्छेद 24 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा कि किसी भी प्रकार से बच्चों का शोषण नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके जो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखानों में कार्य करने पर भी प्रतिबंध किसके अंतर्गत लगाया गया है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता दी गई है, 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान
किया गया है। देन देखेंगे अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 74, सी है अनुच्छेद 61 और डी है अनुच्छेद 54। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनका उपचार, उनका संरक्षण कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 32 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति किससे संबंधित है। भारत के महान न्यायवादी की संबंधी किस अनुच्छेद से संबंधित है। ऑप्शन ए है 63, बी है 76, सी है 79, डी है 53। तो ये सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अनुच्छेद 63 में बात की जाती है उपराष्ट्रपति के पद की। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसी बात कही गई है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति, यानी कि भारत में एक महान न्यायवादी का पद होगा, महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत कहा गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 79 की बात की जाए तो संसद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 79 में किया गया है। और अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो सर्वोच्च सेना का सेनापति होगा, यानी तीनों ही सेनाओं का सेनापति कौन कहलाएगा, राष्ट्रपति कहलाएगा, जो भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाएगा, और ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, महान न्यायवादी की नियुक्ति किससे संबंधित है, अनुच्छेद 76 से, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 से, संसद का गठन अनुच्छेद 79 में, और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 53 में। देन अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो यह प्रावधान करता है कि संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच कम से कम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन ए है 82, बी है 83, सी है 85 या डी है 81। तो 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। देखिए 79 में अभी हमने क्या देखा था, 79 में संसद की बात की गई थी, जबकि 80 में आपके राज्यसभा की बात की गई है, और 81 में किसकी की गई है, लोकसभा के गठन की बात की गई है। और दो अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 85 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जान लेंगे कि अनुच्छेद 83 का संबंध किससे है, तो संसद के दोनों सदनों की अवधि से ही संबंधित अनुच्छेद 83 भी है। और वहीं अनुच्छेद 82 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः जो है लोकसभा राज्यसभा के स्थानों का समायोजन किया जाएगा। तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की बात अनुच्छेद 82 करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह शक्ति दी गई है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 95, बी 356, सी 365 और डी 85, यानी कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत क्या कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 85 यानी कि संसद में गतिरोध उत्पन्न हो जाए यदि, या राष्ट्रपति को ऐसी परिस्थितियां मालूम होती हैं कि हमें संसद को विघटित करना है, तो वह अनुच्छेद 85 के तहत इसे विघटित कर सकता है। और ऊपर वाले क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वह गलत दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वह 17 विषान या विघटन कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 83 के अंतर्गत आपके वर्णित किया गया है कि संसद के दोनों सदनों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपका आंसर जो है वह गलत प्रिंट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संयुक्त बैठक के बारे में दर्शाता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 108, बी है 110, सी है 112 और डी है 106। तो बात करेंगे अनुच्छेद 108 की, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में यदि राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 110 यानी कि अनुच्छेद 110 की बात करें तो इसमें धन विधेयक का वर्णन किया गया है। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद किसमें किया गया है, 110 में किया गया है, और इसमें कहा गया है कि जो धन विधेयक है वो हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण।
वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 112 से। जबकि पूरे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है और उल्लेख किया किसका गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है यदि उसे ऐसी परिस्थितियां मालूम पड़ती हैं तो। अगले क्वेश्चन, और 85 में क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। बार बार इन अनुच्छेदों को यदि पढ़ेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे। 85 में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। और अनुच्छेद 110 के अंतर्गत क्या वर्णित किया गया है? धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का जो प्रावधान है वह किया गया है अनुच्छेद नंबर 312 में। अनुच्छेद 312 यानी अखिल भारतीय सेवाएं। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सभाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए 325, बी है 320, सी है 322, डी है 324। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा के आयोग के जो कार्य होते हैं उनका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 324 की बात की जाए तो इसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 324 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? यानी कि जो उपाधियां दी जाती हैं वह संविधान के द्वारा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि ये उपाधियां दी जाएंगी भारत सरकार के द्वारा? ऑप्शन 32 में, यानी कि ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 32 में, या अनुच्छेद 15 में, या अनुच्छेद 18 में, या अनुच्छेद 23 में। तो अनुच्छेद 23 में क्या वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया था कि किसी भी प्रकार का मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, उससे बंधुआ मजदूरी जैसे कोई भी कार्य नहीं करवाए जाएंगे। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत का मतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि सम्मानों का वर्णन किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि आप किसी भी विदेशी जो सम्मान है उसे प्राप्त करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही आप किसी जो सम्मान को है स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी रूप में विदेशी सम्मान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में वर्णित किया गया है धर्म, जाति, मूल, लिंग के आधार पर समानता, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, बी है अनुच्छेद 38 व 39 के अंतर्गत, और सी है अनुच्छेद 231 के अंतर्गत, और डी है अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और पसंद की शिक्षा के केंद्रों की स्थापना का अधिकार प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऐसा कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा पर शिक्षा देने को जोर देता है, इसके कारणों को बताता है?
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का प्रावधान है, शिक्षा की जो भाषा है वह मातृभाषा ही रहेगी। अगला प्रश्न देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो इनका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिन्हें प्रशासकों की आचार संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो प्रशासकों की आचार संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन है 33 से 46 तक, बी है 34 से 48 तक, सी है 36 से 51 तक, डी है 37 से 52 तक। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है। तो कल्याणकारी राज्य का जो प्रावधान है वह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद की यदि बात की जाए तो ऐसा कहा गया है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।